तो नमस्ते दोस्तों, मैं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर मोहम्मद आफ्ताब। तो आज मैं इस बायोलॉजी के महासंग्राम का पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो आपके बीपीएससी, रेलवे, एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल जैसे सारी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि इडली को जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है वह क्या कहलाता है? तो उसको स्टीमिंग कहते हैं, यानी कि भाप के द्वारा जो है इडली को बनाया जाता है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन सा है? तो इनमें से जो आवश्यक अमीनो एसिड है वो है ल्यूसीन। कौन है? ल्यूसीन है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कोशिका द्रव्य, क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया का राइबोसोम क्रमशः क्या क्या है? तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि ये जो राइबोसोम होता है वह होते हैं दो प्रकार के। ये राइबोसोम है, ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है 70S का और एक होता है 80S का। तो ये जो 70S का राइबोसोम है वह प्रोकैरियोट कोशिका में पाए जाते हैं, यानी कि वैसी कोशिका जिसमें जो है केंद्रक केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली नुमा कोशिकांग नहीं होते हैं, उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और 80S का राइबोसोम जो है वह पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। और मैं बता दूं आप लोगों को कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वह फ्रीली पाया जाएगा कोशिका द्रव्य में। इसके अलावा ये पाया जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर, और जब ये अंतःप्रद्रव्य जालिका के ऊपर जाके जुड़ जाती है तो अंतःप्रद्रव्य जालिका को ये खुरदरी कर देती है। ठीक है। और इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो जो कोशिका द्रव में जो कोशिका द्रव में राइबोसोम पाया जाता है वो होता है 80S का, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है 70S का, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है 70S का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये कहोगे सर ये एस क्या होता है? तो एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्म जीव पनपते हैं? तो कटी जली एवं कच्ची सतहों पर स्टेफाइलोकोकाई जो है, स्टेफाइलोकोकाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का। स्टेफाइलोकोकाई जो है वह सूक्ष्म जीव पनपते हैं कहाँ पर? कटी जली एवं कच्ची सतहों पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 या पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको आप अवश्य जाकर देख ले। उसमें मैंने 1 से लेके 48 क्वेश्चन करवाया है बायोलॉजी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो वह धातु कैल्शियम होता है, जो हमारे शरीर के रक्त में थक्का जमाने के लिए क्या है? उत्तरदायी होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सी पाई जाती है? तो कोशिका झिल्ली जो है, पहले कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली कैसी रचना है? कोशिका झिल्ली जीवित रचना है। ये अर्ध पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी कि इसके द्वारा चयनित चीजों का ही परिवहन होता है कोशिका के अंदर तथा कोशिका के बाहर। ये जो कोशिका झिल्ली है यह बनी होती है 3 रचना से। सबसे पहली रचना है लिपिड, दूसरी रचना है प्रोटीन, और तीसरी रचना क्या है? कार्बोहाइड्रेट, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है क्या है? प्रोटीन, और सबसे कम मात्रा में क्या रहता है? कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो लिपिड पाया जाता है वो लिपिड बायलेयर होता है। वो लिपिड बायलेयर होता है जिसका हेड वाला पार्ट जो है उसको पानी से प्रेम होता है, और ये जो टेल वाला पार्ट है उसको पानी से क्या होता है? नफरत होता है। तो इसमें जो प्रचुर मात्रा में लिपिड पाई जाएगी वो लिपिड होगा कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड, क्योंकि कोशिका झिल्ली में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी लिपिड पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड पाई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर
फिल्टर के रूप में काम करता है, तो वो कौन काम करता है? वो करता है प्लीहा। और प्लीहा को क्या कहा जाता है? रक्त का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि रक्त यहाँ पे आके क्या हो जाती है? मर जाती है। और मुझे बताइए आप लोग कमेंट में कि रक्त का जीवन काल कितने दिनों का होता है। और ये भी आप लोग कमेंट करिएगा कि रक्त का निर्माण यानी कि वह कहाँ से निर्मित होता है। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान कीजिए और कूटों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मैं आप लोगों को मिलान कर देता हूं और आप लोग क्या करिएगा? सही चयन करिएगा, और सही चयन करने के बाद जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है? 56। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ये कोशिका का ऊर्जा गृह भी है, जो कि मदद करता है किसमें? कोशिकीय श्वसन में मदद करता है, कोशिका के विभाजन में मदद करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में मदद करता है, तथा अब इसमें जो है यह एक झिल्ली नुमा कोशिकांग होती है, जिसमें कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 2 झिल्लियां पाई जाती है, एक आंतरिक झिल्ली और एक बाहरी झिल्ली। जो बाहरी झिल्ली होती है वह अधिक पारगम्य होती है, लेकिन जो आंतरिक झिल्ली होती है वह कम पारगम्य होती है ना। और हमने आपसे एक चीज और कहा था कि राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जिसमें किसी भी प्रकार का झिल्ली नहीं पाया जाता है, तथा यह एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोट कोशिका में भी पाया जाता है तथा यूकैरियोट कोशिका में भी पाया जाता है। और लाइसोसोम, जिसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल यानी कि आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न विभिन्न प्रकार के एंजाइम भरे रहते हैं, तथा इन एंजाइमों के पास इतनी शक्ति होती है कि ये एक बार में पूरे कोशिका को पाचित करने की क्षमता रखते हैं। तो इसमें कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? 1 झिल्लियां पाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों को देख लेना है कि आंसर कौन होगा, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि 56 नंबर का आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? तो जो हमारे नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, तो उस टेम्परेचर पे जो है रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव जो है अधिकांश वृद्धि करते हैं। तो आप लोग बताइए, तो हमारे शरीर का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है? चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कितना होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजेन, है ना, प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजिन क्या है? तो प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या मोनोसेकेराइड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या डाइसेकेराइड है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ट्राइसेकेराइड है? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा इसमें? पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। ठीक है। तो जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन क्या होता है? पॉलीसेकेराइड होता है, यानी कि सर एक से अधिक सेकेराइड होते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मार्क कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 59 को। ठीक है। और 59 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च का पाचन करता है? तो मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज। एमाइलेज ही क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। तो बताइए सर, ये जो पेप्सिन है वह किसका पाचन करता है? तो दोस्तों ये करता है प्रोटीन का पाचन। तो बताइए सर, लाइपेज किसका पाचन करता है? तो आप लोगों को मैंने बताया था, है ना, पिछला वीडियो जाके देखिए, उसमें मैंने बताया था लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है, तथा इसको किस में परिवर्तित कर देता है? वसा अम्ल में परिवर्तित कर देता है, या फिर ग्लिसरॉल में इसको परिवर्तित कर देता है। और अगला ऑप्शन क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन का कार्य क्या है? यह हमारे रक्त में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करके रखता है, तथा इंसुलिन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे क्वेश्चन कौन सा आता है। देखिए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उपयोग करने के लिए किया जाता है? तो क्या आप लोग गन्ना खाए हैं कि नहीं खाए हैं? है ना। तो देखिए, तो गन्ना क्या इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ऐसे करके होता है गन्ना में,
है ना, जब हमको गन्ना लगाना होता है तो गन्ना के क्या इस भाग को ऐसे करके यहाँ से काट के यहाँ से काट के यहाँ से काट के क्या हम गन्ना लगा देते हैं और एक नया गन्ना निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो आप लोगों को बताना है गन्ना होता क्या, गन्ना जड़ है? नहीं, गन्ना तना है। बिल्कुल, है ना, गन्ना क्या है, तना होता है ना, जिसको क्या कर सकते हैं, काट काट के हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आप लोग ही इसको मिलान कीजिएगा, है ना। पर रहित कीड़ा कौन सा होता है? ऐसा कीड़ा जिसमें पर नहीं होता है, तो वह कौन सा कीड़ा है? वह है सिल्वर फिश। सिल्वर फिश में जो है क्या नहीं होता है, पर नहीं होता है। अब उड़ान रहित पक्षी के क्या होती कौन होती है? तो अब उड़ान रहित पक्षी कौन होती है? तो मुझे बताइए, उड़ान रहित पक्षी होती है कीवी। कौन होती है उड़ान रहित पक्षी? कीवी। अंग रहित रेंगने वाला जीव कौन सा होता है? तो बताइए, मछली रेंगता है कि सांप रेंगता है? सांप रेंगता है ना, मछली नहीं बोलिएगा। कौन रेंगता है? सांप रेंगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग रहित पशु कौन है? तो अंग रहित पशु है मछली। तो क्या हो जाएगा आंसर? आप लोग इसका देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 की। तो 62 क्या है कि सूची 1 भारतीय वन्य जीवन के नस्ल है, यानी कि वन्य जीवन के नस्ल है तथा उसके वैज्ञानिक नाम है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन हो गया क्लास वर्क। अभी आप लोग ये क्वेश्चन को करिए और ये क्वेश्चन को करने के बाद इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों से ना हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा। आइए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जीवों के द्विनाम पद्धति को के 2 घटक कौन से हैं? जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जीवों का जो द्विनाम पद्धति है वह दिया किसने था? वह दिया था किसने? कार्लस लिनियस ने दिया था। किसने दिया था? कार्लस लिनियस, यानी कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लिनियस ने दिया था। तथा इसके 2 घटक कौन कौन हो जाएंगे? एक हो जाएगा वंश का नाम और दूसरा क्या हो जाएगा? जाति का विशेषण। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन कौन सी है? निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन कौन सी है? वैसी मछलियां, है ना, आप लोग डेली ही खाते हैं, है कि नहीं? क्या रेहू मछली खाते हैं आप लोग? आप कहिएगा सर हम तो शाकाहारी हैं, कोई कहिएगा सर हम तो सर्वाहारी हैं, है ना। मांसाहारी कोई है यहाँ पे जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं? नहीं ना। तो देखिए, रेहू और कतला हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। ये जो इलेक्ट्रिक रे है ना, वह पाया जाता है समुद्र में, और ये जो कुत्ता मछली है ये भी कहाँ पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। यानी कि हमको क्या कहा था कि स्वच्छ जल में मिलने वाली मछलियों के नाम, तो वह कौन कौन हो जाएंगे? रेहू और कतला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, इसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगता हूँ मैं, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसीलिए मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था। अब आप लोग के लिए मैं डेली वीडियो बनाऊंगा, चाहे मेरा तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, और डेली वीडियो आएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आप लोग बस तैयारी में लग जाइए। आप लोगों को बीपीएससी का TRE 4 वाले का एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, ठीक है? उसके लिए आप सब तैयारी में लग जाइएगा। मैं केमिस्ट्री के लिए भी जो है एक ऐसी ही सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें केमिस्ट्री के भी 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाऊँगा, फिजिक्स के लिए भी लेके आऊँगा और अदर सब्जेक्ट के लिए भी लेके आऊँगा। आप लोगों का तैयारी कराना मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ साथ तैयारी कीजिए ईमानदारी से, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूरी करिएगा। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प सर है कमल। क्या है? कमल है। लेकिन सर यहाँ पे कमल तो कोई ऑप्शन में दिया ही नहीं है,
तो क्या हो जाएगा, तो कमल का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, है कि नहीं। तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, नेलम्बो न्यूसीफेरा। क्या हो जाएगा, नेलम्बो न्यूसीफेरा कमल का वैज्ञानिक नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत हल्का है। आप लोग बिना ऑप्शन के भी कह सकते हैं कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, कौन है, अरस्तु हैं, है कि नहीं। छोड़िए इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। तो निम्न में से कूट फल का उदाहरण कौन है, ड्रूप। ये क्या है, एक प्रकार का कूट फल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि इनमें कौन से कीटभक्षी पादप हैं, यानी कि वैसे पादप जो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, कीटों पर निर्भर रहते हैं। तो उस पादप को क्या कहा जाता है, कीटभक्षी पादप कहा जाता है। यानी कि आप कहना चाह रहे हो कि कीटभक्षी पादप कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉप की हेट्रोट्रॉप, यानी कि स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, है ना। तो कीटभक्षी पादप कैसे होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रह रहा है, कीट पे, है ना, यानी कि कीड़े मकोड़े पे निर्भर रहता है। इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, परपोषी हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण पूछ रहा है, तो इसके उदाहरण में हो जाएगा निफेंथिस। निफेंथिस एक प्रकार का ऐसा पादप होता है जो कीड़े मकोड़ों को मारकर जो है अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है। आइए दोस्तों, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, पशु की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है। तो यह दोस्तों गाय से संबंधित है, और यह ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान के कराची में पाई जाती है, या फिर आपको हैदराबाद में पाया जाएगा। पाकिस्तान के कराची में या फिर हैदराबाद में इसकी नस्ल पाई जाती है। और आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि अब बताइए कि भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली ऐसी कौन सी गाय है और वह किस नस्ल में आती है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो जो मैंने आपको कमेंट करने के लिए कहा है वो कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।